हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रत्युष अग्निहोत्री एंड वेलकम टू ITU क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। दोस्तों, अभी हालिया समय में इलेक्शन कमीशन ने 4-5 स्टेट्स में पोल अनाउंस किए हैं, जिसमें वेस्ट बंगाल है, केरला है, तमिलनाडु और 1-2 स्टेट्स और हैं। तो वहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एनफोर्सेबल है इस समय। तो ये है क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? क्या होता है ये? क्यों इसकी ज़रूरत है? क्या इसके इम्प्लीकेशन है? ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ये आजकल न्यूज़ में क्यों है। आजकल अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे होंगे तो आपने कई बार देखा होगा ये शब्द MCC या आचार संहिता, हिंदी में अगर हम कहें तो चुनाव की आचार संहिता, इंग्लिश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये काफ़ी न्यूज़ में आता है। तो ये क्या है और आजकल न्यूज़ में क्यों है, पहले ये देखते हैं। दोस्तों, अभी हाल में अगर आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा तो अभी एक खबर आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्शन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जितने भी कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो वैक्सीनेशन चल रहा है आजकल कोविड का, उसमें सर्टिफिकेट एक दिया जाता है और सर्टिफिकेट के साथ में उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक फ़ोटो लगी होती है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि सर्टिफिकेट में से प्राइम मिनिस्टर की वो फ़ोटो हटाई जाए, क्योंकि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करती है। पहली बात। दूसरा एग्जांपल आपने देखा होगा, एक और डायरेक्शन आया है इलेक्शन कमीशन की ही तरफ से कि जो पेट्रोल पंप्स पर तमाम गवर्नमेंट स्कीम्स के होर्डिंग्स लगे रहते हैं, चाहे वो उज्ज्वला का हो या वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हो, कमीशन ने कहा है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो होर्डिंग तत्काल प्रभाव से हटा लिए जाएं, क्योंकि वो होर्डिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या पावर्स हैं, इलेक्शन कमीशन को किसने हक दिया ये कहने का, आइए हम जानते हैं आगे। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। दोस्तों, चलिए जानते हैं क्या है ये MCC या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या चुनावी आचार संहिता। Basically, model code of conduct is nothing but a set of norms laid down by the Election Commission of India. हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी दी गई है टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन थ्रू आउट द नेशन। जहाँ कहीं भी असेंबलीज में या पार्लियामेंट में इलेक्शन होते हैं तो उनको फ्री एंड फेयर कंडक्ट वे में करने की जिम्मेदारी दी गई है इलेक्शन कमीशन को। इस फेयरनेस को मेंटेन करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ नॉर्म्स लागू किए हैं, नॉर्म्स सेट किए हैं जो लागू होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, उनके जो कैंपेनर्स हैं उन पर और जो भी एसोसिएटेड लोग हैं उन पर। है क्या ये नॉर्म्स? ये नॉर्म्स कुछ ऐसे हैं जो बताते हैं कि इलेक्शन के अनाउंसमेंट के बाद पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना है, क्या नहीं करना है। बेसिकली इट इज डूज एंड डोंट्स। क्या वो कर सकते हैं कैंपेनिंग के टाइम या जब तक इलेक्शन की प्रोसेस चल रही है, क्या वो नहीं कर सकते, ये सारे ऐसे बताया है। इसके अलावा ये बना कैसे? ये बना है इलेक्शन कमीशन प्लस जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने कंसेंसस दिया है अपना कि हाँ इन नॉर्म्स पर हम लोग चलेंगे, उनके कंसेंसस से प्लस इलेक्शन कमीशन की कंसेंसस से ये नॉर्म सेट किए गए हैं। चूँकि इसके पीछे कोई लीगल बैकिंग नहीं है, ये नॉर्म्स कहीं संसद ने किसी कानून के तहत नहीं बनाए गए हैं, ये केवल एक सहमति के तौर पर सामने आए हैं जो कि इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज़ की बातचीत के बाद जो निकले हैं। इसलिए है क्या ये कुछ नॉर्म्स हैं जो बताते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है ड्यूरिंग इलेक्शंस। है क्या ये नॉन स्टैट्यूटरी हैं, यानी केवल एक आपसी सहमति के द्वारा ये सामने आए हैं। तो हम जान गए कि क्या है ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। दोस्तों, इसके बैकग्राउंड की तरफ अगर हम चलें तो हम पाएंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो रूट्स हैं वो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1960 में हमको देखने को मिलती हैं। जब केरला में असेंबली इलेक्शन होने वाले थे तो इलेक्शन कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस बताई। हालांकि वो गाइडलाइंस वर्तमान में जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उस जैसी नहीं थी, बट हम अगर रूट्स पर देखें तो एक शुरुआती तौर पर कुछ एक्सपेरिमेंट जैसा माना जा सकता है। उसके बाद में एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ कंडक्ट का ऐसा निर्माण हुआ जो कि 1979
1979 में हमको देखने को मिलता है, जो आजकल जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा निकट है। तो अगर हम 2 चरण इसके लेते हैं तो पहला प्रयास 1960s में और एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड ऑफ कंडक्ट 1917 में हमारे सामने आया। दोस्तों अब हम जानते हैं व्हेन एंड हाउ के बारे में, मतलब कब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है प्लस इलेक्शन कमीशन इस पर कैसे काम करता है। तो कब लागू होता है, इलेक्शन कमीशन की एक ड्यूटी है, एक जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन का पूरा शेड्यूल अनाउंस करता है। तो जिस दिन से इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया जाता है, जिस दिन उसका अनाउंसमेंट होता है, उसी समय से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है। और कब तक रहता है, जब तक इलेक्शन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये प्रभावी रहता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन इस पे काम कैसे करता है, तो देखिए इलेक्शन कमीशन किसी भी शिकायत पर अगर कोई शिकायत करता है, जैसे कुछ कुछ इसमें माल प्रैक्टिसेस हैं, कुछ कुछ ऐसे गलत काम हैं जो इसमें कवर्ड हैं, जैसे ब्राइबरी है, रिश्वत देना किसी को, या वोटर को वोट देने के लिए एल्योर करना, एंटाइस करना, उसको लुभाना किसी गलत तरीके से, वो सब इसमें कवर है। इस बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे कि और कौन कौन सी चीज़ें इसमें कवर्ड है, अभी हमने एग्जाम्पल के तौर पर ही समझा। तो ऐसा कोई अगर काम हो रहा है, कोई भी व्यक्ति ऐसे काम को रिपोर्ट कर सकता है, या तो किसी कोर्ट में या फिर डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को, और फिर आगे इलेक्शन कमीशन इस पर एक्शन लेता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन खुद भी मॉनिटरिंग कर सकता है। 3 तरीके हैं इलेक्शन कमीशन के पास, जैसे पहला, इलेक्शन कमीशन कैन फॉर्म अ जॉइंट टास्क फोर्स टू मॉनिटर ऑल दीज थिंग्स। दूसरा, फ्लाइंग स्क्वाड्स, जैसे फ्लाइंग स्क्वाड होते हैं, हमने परीक्षा में देखे होंगे, बोर्ड एग्जाम्स में जाते हैं, देखते कहीं नकल तो नहीं हो रही, इसी तरह फ्लाइंग स्क्वाड इलेक्शन कमीशन के भी रहते हैं। वो जगह जगह इलेक्शन बाउंड पोल्स पे जाके देखते हैं, पोलिंग बूथ पे जाके देखते हैं कि कहाँ पर काम गलत तरीके से हो रहा है। तीसरा, एक 1.5 साल पहले इलेक्शन कमीशन ने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की जिसका नाम है सी विजिल। ये काम कैसे करता है, हम आप जैसे वोटर्स जो हैं जिनके पास मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है, इस एप्लीकेशन के माध्यम से कोई भी गलत काम ऐसा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है उसको हम डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट कर सकते हैं थ्रू दिस सी विजिल ऐप। तो हमने जाना कि ये कब लागू होता है और इलेक्शन कमीशन तक हमारी बात कैसे पहुंचती है, या इलेक्शन कमीशन कैसे इस चीज का कॉग्निजेंस लेता है। दोस्तों अब हम देखते हैं कि इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी माल प्रैक्टिसेस हैं जो इसके उल्लंघन में इंक्लूडेड होती हैं। क्या क्या ऐसे काम हैं जो नहीं कर सकते, जो एक ऑफेंस के तौर पर लिया जाएगा इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो इसमें से कुछ के एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक्टिविटीज एग्रीवेटिंग म्यूचुअल डिफरेंसेस और हेट्रेड कॉजिंग टेंशन बिटवीन कम्युनिटीज। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसे भाषणबाजी, कोई ऐसा लिखित बयान जो किन्हीं 2 समुदायों में, चाहे वो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हो, चाहे वो रिलीजियस कम्युनिटी हो, ऐसी 2 समुदाय में कोई भी एक विद्वेष की भावना पैदा करे या हेट्रेड को बढ़ाए, उनको जन्म दे, ऐसी चीज़ें इस माल प्रैक्टिस के तौर पर, इलेक्टोरल ऑफेंस के तौर पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन समझी जाती हैं। और यही नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत भी ये इलेक्टोरल ऑफेंस के तौर पर, एक करप्ट प्रैक्टिस के तौर पर गिनी जाती है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें तो जैसे आपने देखा होगा कि कास्ट के आधार पर वोट करने की अपील, या फिर कम्युनल फीलिंग को इग्नाइट करके वोटर्स को एक लुभाने की एक जो तौर तरीका होता है, जो अपील होती है, वो सब भी माल प्रैक्टिस समझी जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन समझा जाता है। आपने कई बार इससे पहले भी इलेक्शन में कई बार देखा हो कि फलां नेता ने कोई रिलीजियस आधार पर, जातिगत आधार पर वोट देने की अपील की, तो उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन में की गई और फिर उसने उसके आधार पर एक्शन लिया। इसके अलावा जो पूजा के स्थान है, प्लेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, चर्च हो, अगर ऐसे प्लेसेस का, चाहे गुरुद्वारा ही क्यों ना हो, ऐसे प्लेसेस का यूज़ अगर हम अपने इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए करते हैं तो ये भी इनडायरेक्टली इग्नाइटिंग और इंड्यूसिंग कम्युनल फीलिंग टू गेन वोट्स इसके तौर पर गिना जाता है, जो कि अपने आप में एक ऑफेंस है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत। इसके अलावा ब्राइबरी टू वोटर्स, हम पैसे देके किसी और उनको फ्रीबीज देके, साड़ी, जैसे तमिलनाडु में आपने कई बार एग्जांपल देखा होगा कि साड़ियाँ बांटी जा रही हैं महिलाओं को, सिलाई मशीन बांटी जा रही है, या फिर एक आम तौर पर हम देखते हैं पैसे देके वोट खरीदे जा रहे हैं, 100 के 500 के नोट बांटे जाते हैं। ये सारा आता है इस पॉइंट के अंतर्गत, ब्राइबरी टू वोटर्स के अंतर्गत। वोटर, और वो ब्राइबरी कैश के फॉर्म में हो सकती है, गुड्स के फॉर्म में हो सकती है। ब्राइबरी इटसेल्फ इज एन ऑफेंस अंडर आईपीसी, और ये जो ब्राइबरी टू वोटर्स है ये आईपीसी के सेक्शन 171 क्लॉज बी के अंतर्गत आता है, प्लस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंतर्गत भी ये इलेक्टोरल ऑफेंस के तौर पर गिना जाता है।
इसके अलावा इंटिमिडेशन एंड इम्पर्सनेटिंग, अगर हम वोट देने के लिए किसी को धमकाते हैं डंडे के जोर पर, आगे धमकी कि तुमको देख लेंगे, इस तरह से धमकी भरे लहजे में अगर हम किसी को वोट देने के लिए, वोट पाने के लिए इंड्यूस करते हैं, या इम्पर्सनेशन होता है कोई और व्यक्ति किसी और की पहचान को धारण करके अगर वोट देने जाता है नकली आईडी कार्ड से, या और भी कई तरीके होते हैं, तो वो भी इलेक्टोरल ऑफेंस या फिर की माल प्रैक्टिस के तौर पर गिना जाता है और ये होता है वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसके अलावा अगर कोई शराब बांटता है या फिर चुनावी सभा, जो एक आम चुनावी सभा होती है, उसको अगर ऑर्गेनाइज करता है, कब? वोटिंग से 48 घंटे पहले के पीरियड तक, यानी अगर कल सुबह से वोटिंग होने वाली है तो उससे 48 घंटे पहले का और उस वोटिंग के टाइम का जो ड्यूरेशन है, इस बीच में शराब का वितरण प्लस चुनावी सभा को ऑर्गेनाइज करना, ये माल प्रैक्टिस के तौर पर गिना जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन समझा जाता है। आपने देखा होगा कई बार, आगे फिर देखेंगे 2019 के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि जिस दिन वोटिंग होनी होती है उससे 2 दिन पहले चुनावी जनसभाएं बंद कर दी जाती हैं। उसके बाद कोई भी पब्लिक मीटिंग, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक मीटिंग होल्ड नहीं कर सकती। अगर करती है तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन समझा जाएगा। दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि क्या क्या माल प्रैक्टिसेस हैं जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन समझी जाती हैं। आगे हम देखते हैं इसके अलावा कुछ और प्रोहिबिशंस हैं, कुछ और ऐसी मनाहियां हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज पर लगती हैं कि अगर वो ऐसा काम करें तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन समझा जाएगा। और ये जो हम आगे बताने वाले हैं वो प्रोहिबिशन मेजर तौर पर जो पार्टी पावर में है, जो सरकार में है, उसके ऊपर लगती हैं, क्योंकि ऑपोजिशन के पास लिमिटेड चीज़ें होती हैं करने के लिए, लेकिन जो पार्टी पावर में है उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती हैं, बहुत सारा रिसोर्सेज होता है उनके पास, जिससे कि वो वोटर्स को और इलेक्शन की पूरी प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो उनके ऊपर क्या क्या प्रोहिबिशंस हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रोहिबिशन जो है ये वो है जहां से हमने आज की वीडियो की शुरुआत की थी। क्या है? नो एडवर्टीजमेंट और होर्डिंग्स डिपिक्टिंग द अचीवमेंट्स ऑफ पार्टी इन पावर एट कॉस्ट ऑफ पब्लिक एक्सचेकर। हमने शुरुआत कहां से की थी कि नरेंद्र मोदी जी का फोटो जो कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट में आ रहा है उसको रिमूव करना है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा। प्लस पेट्रोल पंप्स और बाकी जगह जो तमाम स्कीम्स का प्रचार प्रसार करने के लिए होर्डिंग लगे थे, उन होर्डिंग्स को हटाना, ये भी इलेक्शन कमीशन ने आदेश दिया है। आपको नहीं लगता कि ये जो दोनों बातें हैं वो इसी पॉइंट के अंतर्गत आती हैं? बिल्कुल इसी पॉइंट के अंतर्गत आती हैं। क्यों? क्योंकि सरकार जो भी प्रचार प्रसार करती है, सरकार जो भी अपने स्कीम्स का प्रचार प्रसार करती है, वो पब्लिक के पैसे का यूज किया जाता है, उसमें जो तमाम टैक्स वगैरह हमने आपने दिया है उनका यूज किया जाता है। तो ये पब्लिक एक्सचेकर को खर्च करते हुए कोई भी पार्टी जो पावर में है वो अपना प्रचार प्रसार नहीं कर सकती। अगर करती है तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट जाता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने सरकार को कहा है कि उन दो जगहों से प्रधानमंत्री जी के फोटो प्लस होर्डिंग्स को हटा लिया जाए। दूसरा, नो अनाउंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ग्रांट्स। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होते ही सरकार कोई भी नए फाइनेंशियल ग्रांट्स, यानी जो भी एक फाइनेंशियल एड या ग्रांट्स के तौर पर किसी समुदाय को, किसी राज्य को, किसी स्पेसिफिक चीज के लिए नहीं घोषणा कर सकती है। हाँ, जिनकी घोषणा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने से पहले हो चुकी है उनकी प्रोसेसिंग हो सकती है, लेकिन नई घोषणा नहीं की जा सकती है। अदरवाइज इसे भी वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के तरीके के तौर पर गिना जाएगा। इसके अलावा तीसरा एक और है, नो प्रोजेक्ट और स्कीम टू इन्फ्लुएंस वोटर्स। कोई भी नया ऐसा प्रोजेक्ट या कोई भी नई ऐसी योजना की घोषणा सरकार नहीं कर सकती जिससे इलेक्शन कमीशन या किसी को भी लगे कि ये वोटर्स को लुभाने का एक हथकंडा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो अभी अगर बंगाल में चुनाव होने लगे, अभी जो कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है वहाँ इलेक्शन के अनाउंसमेंट के साथ ही, वहाँ अगर अभी जो ममता बनर्जी सरकार है या केंद्र की भाजपा सरकार है, इन दोनों में कोई भी अगर बंगाल में कोई ऐसा अनाउंसमेंट करता है जो कि नई कोई स्कीम लॉन्च करने का हो या कोई नई फाइनेंशियल ग्रांट देने का हो, तो वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के तौर पर गिना जाएगा। एक और इसमें एग्जांपल है कि एक और इसमें प्रोहिबिशन है कि नो यूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होते ही ऑफिशियल मशीनरी का यूज सरकार नहीं कर सकती। यानी एक पार्टी फंड अलग होता है, पार्टी की अपनी मशीनरी अलग होती है, सरकार का फंड, सरकार की मशीनरी अलग होती है। सरकार अपने सारे काम करती है जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसों से,
और एक पार्टी अपने सारे खर्चे निकालती है, उसको जो भी फंड या जो भी कुछ मिलता है उससे, तो दोनों अलग चीजें हैं। ऐसे में कोई भी सरकार जो पावर में है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है, जो सरकार में है, वो ऑफिशियल मशीनरी जो है, यानी जो ऑफिशियल संसाधन है, जो सरकार को संसाधन मिले हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पूरी अधिकारीगण हो, या जो भी रिसोर्स हैं, उनका यूज कैंपेनिंग में नहीं कर सकती। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का केस। क्या हुआ था, एक लोकसभा चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने हेलीकॉप्टर पर, चूंकि उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री थे, वो अपने हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ गए, चंडीगढ़ से फिर वो भोपाल में आए कैंपेनिंग करने। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन दो बातें कही। पहला तो ये कि आप ने जो पैसा खर्च किया उस हेलीकॉप्टर का, चाहे वो किराया हो या फ्यूल हो, इसको आप पार्टी फंड में खर्चे में जोड़ें, प्लस मुख्यमंत्री रहते हुए ये आपका एक सरकारी संसाधन था, ऑफिशियल मशीनरी थी, जो आपने उस हेलीकॉप्टर का यूज किया कैंपेनिंग में, उस पर इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ एक्शन लिया था। आपका काम यह है कि आप गूगल पर सर्च करें, पता करें क्या वो केस था, क्या हुआ था, कुछ आपका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए कब की घटना है ये, ठीक है। इसके अलावा एक और बात आती है कि नो एडहॉक अपॉइंटमेंट। सरकार जो कि अपॉइंटमेंट करती है तमाम, ऐसे कोई भी एडहॉक अपॉइंटमेंट जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लागू होने के बाद से, यानी इलेक्शन की घोषणा के बाद से ऐसे अपॉइंटमेंट्स नहीं कर सकती। अगर करती है तो वो इसके वायलेशन में गिना जाएगा। दोस्तों, हमने पढ़ा कि क्या क्या माल प्रैक्टिसेस हैं जो कवर्ड हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत, और क्या क्या सरकार पर प्रोहिबिशंस हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वायलेट करती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं, क्या होता है उस वायलेशन के बाद, इलेक्शन कमीशन क्या करता है। देखिए, पहली बात तो हमने पढ़ा है कि कोई लीगल बैकिंग नहीं है इसके पीछे, ये एक सहमति के तौर पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जन्म हुआ है, जो कि इलेक्शन कमीशन और पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हुआ ही है। तो इसके इफेक्ट के तौर पर इलेक्शन कमीशन जो है वो केवल मोरल सैंक्शन, मोरल सेंसर का यूज करता है इसके एनफोर्समेंट के लिए, यानी कोई कानूनी कदम इसके पीछे आमतौर पर नहीं उठता। आगे हम इसको और एक्सप्लेन करते हैं क्या होता है। हमने देखा था पहले वाले पॉइंट में कि कोई भी व्यक्ति, आप, हम, कोई भी नागरिक, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर, अगर कहीं उसको लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है तो वो इलेक्शन कमीशन को या कोर्ट को रिपोर्ट कर सकता है। इसके आगे उस रिपोर्टिंग का इलेक्शन कमीशन नोटिस लेता है, संज्ञान में लेता है उसको, और देखता है कि इसमें हुआ क्या है। नोटिस जो लेता है उसको, नोटिस को फिर संज्ञान में लेता है। उसके बाद जिस व्यक्ति पर या जिस पॉलिटिकल पार्टी पर वो शिकायत होती है उसको नोटिस भेजा जाता है और उसका जवाब मांगा जाता है, रिटर्न रिप्लाई। यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी नेता ने ऐसा कुछ काम किया जो इसका उल्लंघन माना जाए तो उसको एक लिखित रिप्लाई देना पड़ता है इस इलेक्शन कमीशन के नोटिस के जवाब में। उस रिटर्न रिप्लाई में क्या होता है कि या तो उस उल्लंघन को, उस जो वायलेशन है उसको एक्सेप्ट करे विद एन अपॉलॉजी, उसको माफीनामा भी लिखना पड़ेगा, या फिर उसका रिबटल करे, उसको बताए कि मैंने जो काम किया है वो इलेक्शन, इसका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है, उसको एक्सप्लेन करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो 2014 का जब इलेक्शन हो रहा था, शायद 2014 या 2019 वाला, तो उसे दो केस हमारे सामने आए थे। एक अमित शाह का केस था, दूसरा आजम खां का केस था। अलग अलग मामलों में दोनों पर अलग अलग आरोप लगे थे कि इन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया। अमित शाह ने जो किया था उसका उन्होंने माफीनामा, जैसे हमने बताया कि एक्सेप्टिंग और रिबटल, माफीनामा जो है वो अमित शाह ने दिया, उनको माफी दी गई और आगे उन्होंने प्रचार किया। दूसरी तरफ आजम खां ने उस माफीनामा को स्वीकार, उस नोटिस को स्वीकार नहीं किया और वो अपनी बात पर अड़े रहे कि उन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया, तो उन पर बैन लगा दिया गया था उस पूरे इलेक्शन प्रोसेस में कि वो कैंपेनिंग नहीं कर सकते। तो हमने दो रिस्पॉन्स देखे जो हो सकते हैं रिप्लाई के तौर पर, या तो एक्सेप्ट कीजिए विद एन अपॉलॉजी जो इन्होंने किया, या फिर आप उसका रिबटल कीजिए, आप उसको बताइए कि हमने नहीं किया है। फिर उस रिबटल के बाद इलेक्शन कमीशन उसको और जांच करेगा। उस जांच में अगर वो व्यक्ति या वो पार्टी सच में गिल्टी, सच में अपराधी पाई जाती है, अपराधी मतलब आईपीसी वाला अपराधी नहीं, अपराधी मतलब अगर सच में पाया जाता है कि उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन किया है, तो एक लिखित, कहना चाहिए जिसको हिंदी में कहेंगे एक निंदा पत्र कह सकते हैं, या एक लिखित रूप में एक सेंसर जारी करती है इलेक्शन कमीशन कि हाँ ये आपने गलती की है, आपने रिबटल किया, बट फिर भी हमारी जांच में आप गलत पाए गए हैं।
तो एक मोरल सैंक्शन है ये, एक नैतिक रूप से एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी व्यक्ति का एक नैतिक रूप से जब हम एक्सपोज करते हैं कि नैतिक रूप से कोई काम गलत किया है तो उसको ऊपर एक काफी दबाव पड़ता है। वही काम करता है ये इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के समय पर। प्लस अगर वो गलती, अगर वो उल्लंघन, जैसे हमने पढ़ा है ब्राइबरी है या धमकी वाला है, जो कि हमने पढ़ा था कि ये आईपीसी के भी अलग अलग धाराओं के अंदर भी अपराध हैं। अगर वो फॉल्ट, अगर वो एक्शन किसी आईपीसी के किसी धारा के अंतर्गत अगर आता है, उसकी धारा के अंतर्गत अगर अपराध में आता है, या आईटी एक्ट की धारा के, इसमें मैं एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि ये जो कैंपेनिंग और ये जो भी हमने प्रोविजन देखे हैं, ये केवल फिजिकल भौतिक रूप से ही नहीं बल्कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तमाम वेबसाइट्स होती हैं, इलेक्शन कमीशन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेताओं के सोशल मीडिया पेजेस, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, आदि आदि, इन पर भी निगाह रखता है कि कहीं इनके माध्यम से तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं हो रहा है। इसलिए कई सारे ऐसे काम जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो सकते हैं वो आईटी एक्ट के अंतर्गत भी विभिन्न धाराओं में अपराध माने गए हैं। तो कोई ऐसा वायलेशन जो आईटी एक्ट की धारा में, किसी धारा में, या आईपीसी की किसी धारा के अंतर्गत अपराध माना गया है, अगर ऐसा उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में इलेक्शन कमीशन केस फाइल कर सकता है। अगर एक सामान्य अपराध है, सामान्य गलती है, तो उसको एक नैतिक रूप से केवल निंदा पत्र देकर उसको जाने दिया जाता है और तमाम उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, जैसे आजम खां के केस में हमने देखा था। ये होता है वायलेशन का इफेक्ट। इलेक्शन कमीशन क्या काम सकता है? अब ये जो सारी चीजें हैं, इनमें क्या होता है कि कई क्रिटिसिज्म भी हैं इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाते हैं। जो क्या क्रिटिसिज्म है? पहला तो कोई लीगल बैकिंग नहीं है इसमें। लीगल बैकिंग क्या होती है? कानून बनता है, संसद बनाती है या फिर किसी राज्य की विधानसभा बनाती है, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट किसी भी ऐसे प्रोसेस का नतीजा नहीं है, ये तो केवल आम सहमति का नतीजा है। तो इसके खिलाफ, इसकी किसी भी चीज़ को एनफोर्स करने के लिए कोर्ट तो नहीं जाया जा सकता, केवल एक नैतिक रूप से ही काम चलता है। तो जिस चीज़ की लीगल बैकिंग नहीं है, जिसके अगेंस्ट कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, इसका इम्पैक्ट कितना होगा, इस बात को लेकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर सदैव प्रश्न चिन्ह लगे रहते हैं। दूसरा ये कि इसमें तमाम लूप होल्स भी हैं, जैसे अगर 48 घंटे पहले चुनावी सभा नहीं हो सकती, या तो वो उससे पहले काफ़ी कुछ ऐसा कर देते हैं पॉलिटिकल पार्टी, या और भी तमाम कई सारी चीज़ें, इनके छोटे छोटे जो लूप होल्स हैं उनका फ़ायदा उठाकर पॉलिटिकल पार्टीज या फिर एक वाकपटुता से अपने स्टेटमेंट को चेंज करके कि मैंने ये नहीं कहा, अलग अलग इंटरप्रिटेशन देकर बच जाते हैं। तो ये भी इसका एक क्रिटिसिज्म समझा जाता है। अगर हम इसको समझें आमतौर पर कि लीगल बैकिंग नहीं है, इसका क्रिटिसिज्म तो है, लेकिन अगर लीगल बैकिंग होती तो क्या होता, समझते हैं। लीगल बैकिंग नहीं हुई, छोटी छोटी चीज़ों पर तमाम, आप देखेंगे, पहले भी देखा होगा, हर दूसरे दिन आरोप लगते हैं कि इन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया। ये तमाम चीज़ें अगर कोर्ट में जाएंगी और कोर्ट में पहले से कितने केसेस पेंडिंग हैं, फिर उनको सुलझाने की रफ्तार क्या है, इनको देखते हुए क्या आपको नहीं लगता कि ये केस बहुत लंबे चलेंगे और हमारी चुनावी प्रक्रिया अनावश्यक रूप से बाधित भी होगी और लंबी भी खिंचेगी, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, कंडक्शन के लिए कहीं से भी मुफीद नहीं समझ में आती है। इसलिए इसको लीगल बैकिंग ना देना भी एक मजबूरी है और लगभग सही कदम ही है। दूसरा लूप होल्स, जैसे कि तमाम कानून में होता है, इसमें भी है, हालांकि कानून नहीं है, लेकिन लूप होल्स होने की वजह से किसी भी चीज़ को हम नकार नहीं सकते। तो ये हमने पढ़ा आज का टॉपिक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हमने पढ़ा ये क्या है, कैसे है, क्यों है, कहाँ से इवोल्यूशन हुआ इसका, कैसे ये काम करता है, इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या रोल है, क्या इसका इफेक्ट है, अगर वायलेशन करते हैं तो क्या होता है, और इससे क्रिटिसिज्म क्या है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आगे आने वाले कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो की आपको कौन सी बात पसंद आई। आप कुछ सजेशन दे सकते हैं, क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको नहीं अच्छा लगा, वो भी ज़रूर बताएं।